आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने शहरियत तरमीमी कानून को 100% गलत करार देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इस बिल को वापस लेने का मुतालबा किया, क्योंकि ये मुल्क और मुल्क की जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने आज तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए असेंबली के बजट सेशन में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर करने का ऐलान किया। KCR ने बताया कि उन्होंने शहरियत तरमीमी कानून के सिलसिले में दीगर रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स और सियासी जमातों के कायदीन से बातचीत की है और अंदरून एक माह शहर हैदराबाद में शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत करने वाले चीफ मिनिस्टर्स और इलाकाई जमातों का इजलास तलब करेंगे। उन्होंने बताया कि शहरियत तरमीमी कानून में मुसलमानों को शामिल न करने पर उन्हें तकलीफ पहुंची है। जब इसकी तायीद के लिए मरकजी वजीर दाखिला ने उनसे राब्ता कायम किया था तो उन्होंने शदीद नाराजगी जाहिर की थी। मैं आपको बता दिया ना ऑलरेडी, आगे असेंबली में चर्चा करेंगे। हम लोग कैबिनेट में भी पूरा चर्चा करेंगे, पूरे देश भर में भी क्या करना है। देखो ऐसा है, एक दिन के लिए एक टाइम के लिए एक बात के लिए बोलना टेम्परेचर ठीक नहीं है। पॉलिसी तौर पर अगर इस चीज को एकदम रोका जाए तो क्या करना चाहिए। मैं अभी काफी लोगों से बात कर चुका हूँ, काफी मुख्यमंत्रियों से बात कर चुका हूँ, कई पार्टियों से बात कर चुका हूँ। पूरे देश लेवल में क्या करना चाहिए, राज्यों में क्या करना चाहिए, क्या संविधान के मुताबिक ही हम कैसा काम कर सकते हैं, ये सारी चीज सोचना पड़ता है। इट्स नॉट ए कॉन्क्लेव अगेंस्ट एनीबॉडी, सॉरी, इट इज opposing the Citizenship Amendment Bill Act. We have opposed it in the Parliament openly. We are going to oppose. There are so many like-minded people. Future, you will see what will happen. We continue to fight. Are you going to bring any resolution on 100%. In the next assembly session, we may bring a resolution, definitely, and send it to the government of India. रियासत के 120 बल्दियात और 9 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में बरसर इख्तियार जमात TRS ने नाकाबिले तस्खीर कामयाबी हासिल करते हुए 103 बल्दियात में वाज़े अक्सरियत के साथ अपना कब्जा जमा लिया और चंद बल्दियात में मामूली फ़र्क से पीछे रह गई, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भैंसा बल्दिया पर अपने कब्जे को बरकरार रखते हुए शहर के मज़ाफ़ात में तश्कील करदा नई बल्दिया जलपल्ली में भी शानदार कामयाबी हासिल करते हुए अपना कब्जा जमा लिया। इसके अलावा मजलिस ने कई बल्दियात में बेहतर मुजाहरा किया। बोधन बल्दिया में 11 वार्ड्स में कामयाबी हासिल करते हुए दूसरी बड़ी जमात बनकर उभर आई। कांग्रेस ने 8 बल्दियात नारायण खेड़, पेद्दा अंबरपेट, तुर्काजामेल, मनीकोंडा, नारसिंगी, आदि बटला, छिंडोर, हालिया बल्दियात पर मामूली अक्सरियत के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई है। इसी तरह 4 बल्दियात कोसगी, नेरुचरला, नलगुंडा, यादगिरी गुट्टा में कांग्रेस और TRS के दरमियान कांटे की टक्कर देखी गई, जहां इन चारों बल्दियात में दोनों जमातों के मसावी उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। इन बल्दियात में आज़ाद और दीगर जमातों के मुंतखब उम्मीदवारों की तायीद ज़रूरी हो गई है और ये तमाम छोटी बल्दियात हैं। BJP ने 15 रुकनी आमंगल बल्दिया में 12 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल करते हुए इस पर अपना कब्जा जमा लिया, जबकि यहाँ से TRS के 2 और 1 आज़ाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। मक्तल की 16 रुकनी बल्दिया में BJP ने 8 वार्ड्स में कामयाबी हासिल करते हुए बल्दिया पर अपना कब्जा कर लिया। यहाँ TRS को 5 और कांग्रेस को 2 वार्ड्स पर कामयाबी मिली, जबकि 1 आज़ाद उम्मीदवार भी यहाँ से कामयाबी हासिल की। मजमूई तौर से TRS ने 1570 बल्दी वार्ड्स पर कामयाबी हासिल की, जबकि कांग्रेस ने 535, BJP ने 232, मजलिस ने 68 और आज़ाद और दीगर जमातों के उम्मीदवारों ने 303 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की। रियासत के 9 कॉरपोरेशनों में 8 कॉरपोरेशन पर TRS का कब्जा यकीनी है। इन कॉरपोरेशनों में TRS को वाज़े अक्सरियत हासिल हुई है, जबकि निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 60 के मिन जुमला BJP 8 बल्दी डिवीजन्स में कामयाबी हासिल करते हुए सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। निज़ामाबाद से मजलिस ने शानदार मुजाहरा करते हुए 16 बल्दी डिवीजन्स पर अपना कब्जा बरकरार रखा। यहाँ TRS ने इंतहाई नाक़िस मुजाहरा किया। TRS को सिर्फ 13 बल्दी डिवीजन्स में कामयाबी मिली, जबकि कांग्रेस 2 और 1 आज़ाद उम्मीदवार को भी कामयाबी मिली है। बाकी 8 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में निज़ामपेट, जवाहर नगर, पीरजादीगुड़ा, बोडुप्पल, बदलागुड़ा, जागीर, मीरपेट, बुढ़नपेट, रामागुंडम में TRS को वाज़े अक्सरियत हासिल हुई है। बंदागुड़ा, जागीर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मजलिस को 1 बल्दी डिवीजन में कामयाबी मिली। मजमूई तौर पर 9 कॉरपोरेशनों में TRS को 153, BJP को 65, कांग्रेस को 40 और मजलिस को
17 बल्दी डिवीजन्स में कामयाबी मिली है, जबकि यहां से आज़ाद और दीगर जमातों के उम्मीदवार भी कामयाब हुए हैं। इन बल्दी इंतखाबात के नताइज पर वजीर आला चंद्रशेखर राव ने खुशी का इजहार किया। बल्दी इंतखाबात में हुकूमत जमात की एकतरफा शानदार कामयाबी को ऑल इंडिया रिकॉर्ड करार देते हुए केसीआर ने कहा कि इस कामयाबी ने जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा किया है। उन्होंने बल्दी इंतखाबात के नताइज की इजराई के बाद आज तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बल्दी इंतखाबात में रियासत गिर सतह पर अवाम ने एक ही तरह के नताइज से हमकनार किया। एक पार्टी एक क़यादत जिस तरह की हौसला अफजाई की है उसकी साबिक़ में नज़ीर नहीं मिलती। इस तरह के नताइज अवाम के एतमाद के बगैर हासिल नहीं होते। उन्होंने पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया कि वो कामयाबी के नशे में सरशार न हो। उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत की जानिब से अमल किए जा रहे तरक्याती और फलाही स्कीमात की वजह से ये कामयाबी हासिल हुई है। हम तमाम को साथ लेकर चल रहे हैं और ये अदा अवाम को पसंद आई। उन्होंने इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले तमाम उम्मीदवारों और उनकी पार्टी के लिए जद्दोजहद करने वाले पार्टी कारकुनों के अलावा अजीमुशान कामयाबी से हमकनार करने पर रियासती अवाम से इजहार तशक्कुर किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तमाम की मुश्तरका जद्दोजहद के नतीजे में ये कामयाबी हासिल हुई है। इस तरह की अजीम कामयाबी का हुसूल कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने कहा कि असम्बली इंतखाबात में पार्टी को 88 नशिस्तों पर कामयाब करते हुए अवाम ने उसी दिन मुनफरिद नताइज के इशारे दिए थे। हुजूर नगर में कामयाबी के बाद कामयाब उम्मीदवारों की तादाद 91 तक पहुँच गई। पार्लिमानी इंतखाबात में भी पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल की। मजालिस मकामी इंतखाबात में 32 अजला में 32 ज़िला परिषदों पर कब्जा किया गया और अब बल्दी इंतखाबात में उन्हीं इंतखाबात का नताइज का आदा हुआ है। उन्होंने अपोजिशन जमातों पर तनकीद करते हुए कहा कि इंतखाबात रोकने के लिए कोशिशें की गई, कई तरह की परेशानियां खड़ी की गईं और अवाम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर पार्टी की कामयाबी का एक तरफा फैसला किया। इस तरह के नताइज ऑल इंडिया रिकॉर्ड्स हैं। आमतौर पर शहरों में इस तरह के नताइज नहीं देखे जाते। किसी के भी जानिब से कितने ही तनकीदें क्यों ना की गई, अवाम ने इस पर तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि कुत्ते मुसलसिल भौंकते रहते हैं। సంథింగ్ సమ్ మిస్సింగ్ లింక్ ఉంది. ఈ వారి మీద పంపించేవారు నేనే స్వయంగా కూడా మన అధికారులు కూడా పట్టుకపోయి నా వెంబడి 4 రోజులు కాకపోతే 5 రోజులు తిరుగుతాం. తిరిగి వాళ్ళ స్వయంగా మాట్లాడి మీరు ఎందుకు వచ్చినా మీ ఖాతా ఏంటి, మీ శాలరీ ఏంటి, అసలు ఆ కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడి మన అంబాజీతో మాట్లాడి వాళ్ళ స్థితిగతులు మొత్తం తెలుసుకొని మనకు సొల్యూషన్ తెచ్చే ప్రయత్నం నేనే పర్సనల్ చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నా. మరి బహుశా అసెంబ్లీ సెషన్కి ముందే అనుకో గల్ఫ్ పర్యటన చేసి ఈ ఎన్ఆర్ఐ పార్టిసిపేట్ చేస్తాం. తర్వాత తెలంగాణ మీద ఈ మధ్యన ప్రకటించిన ఒక డబ్బా ఉంది మన మీద, నిరక్షరాస్యత శాతం ఎక్కువ ఉందని చెప్పి నిన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ జబ్బలు సీట్లన్నీ చంపుకున్నారు. మేము చేసిన మీరు ఏం చేయలే అట్లా ఇట్లా అని. మీరు చేసిన ఎన్ని చేయాలి, నిరక్షరాస్యత శాతం ఇచ్చారు మాకు. మీరు చేసిన ఘనపరం నిరక్షరాస్యత ఒకటి. ఇది మీ పుణ్యమే కదా, మీ 50 ఏళ్ళ పరిపాలన పుణ్యం. ఈ నిరక్షరాస్యత ఎవరు పెట్టిన బహుమతి, ఎవరిచ్చిన బహుమతి తెలంగాణకు? కాంగ్రెస్ పరిపాలన ఇచ్చిన బహుమతి, టీడీపీ పరిపాలన ఇచ్చిన బహుమతి. ఇది కథ. కానీ అక్షరాస్యత ఉద్యమం నేను ఒక్కటే మాట కూడా కొత్త గెలిచిన వాళ్ళకి అభినందనలు చెప్పిన. ఆ మధ్యకాలంలో సర్పంచులు ఎంపీటీసీ అంటున్నారు. ఏ ఊరు కా ఊరు గ్రామ పంచాయతీ. टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तारक रमा राव ने बल्दी नताइज पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि उन नताइज ने जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा कर दिया है। उन्होंने पार्टी के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में इन नताइज के बाद मीडिया से बात की। केटीआर इन नताइज पर काफ़ी मसरूर नजर आए। सदूर नशीन बल्दिया और मेयर्स के इंतखाब के लिए अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट के बाएतबार ओहदे इंतखाब के सिलसिले में अहम मशवरे देने के लिए आज तेलंगाना भवन में टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली का इजलास मुनक्किद हुआ। केटीआर
जो इन इंतखाबात के लिए काफ़ी सरगर्म थे। उन्होंने कहा कि 2014 से रियासत में हो रहे तरक्याती काम और फलाही सरगर्मियों के नतीजे में टीआरएस को कामयाबी हासिल हो रही है। उन्होंने इस तरह की शानदार कामयाबी पर आवाम से इजहार तशक्कुर किया। केटीआर ने कहा कि उनकी पार्टी चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बल्दियात और कॉरपोरेशन पर उसका कब्जा हो। पार्टी ने इदारे जात मुकामी के मिनजुमला 130 में से 100 में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि पार्टी को बाज़ नशिस्तों पर नाकामी उठानी पड़ी और पार्टी इस नाकामी का तज्जिया करेगी। आज म्यूनिसिपैलिटी का जो रिजल्ट आया है यकीनन वो हमारे लिए काबिल तारीफ है और हिंदुस्तान में कोई लीडर और महान और महात्मा है वो केसीआर साहब है। लोग देख रहे हैं 65 साल कांग्रेस और तेलुगु देशम ने इसी स्टेट में हुकूमत की, पर 6 साल में हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने जिस तरह स्टेट को तरक्की दिलाई उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। और एक सेकुलर स्टेट है। सीएम साहब आज बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिए एनआरसी के बारे में। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता बने, हिंदुस्तान आगे बढ़े, न कि जात पात के भाव में हिंदुस्तान तकसीम हो जाए। आज हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, भाईचारगी से रहते हैं और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, सारी दुनिया में हिंदुस्तान के लोगों को एक अच्छी नज़र से देखते हैं। क्या समझ के देखते हैं कि ये जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेसी है, ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर कोई भी इंसान अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। हिंदुस्तान की तारीख है, उसी तारीख को आज सीएम साहब ने दोहराया। बहुत आज टीआरएस की कामयाबी के जश्न में टीआरएस के गाँव-गाँव में घर घर में केसीआर साहब है, क्योंकि 65 साल का दौर यहाँ के लोग देख चुके हैं। 65 साल में 48 साल कांग्रेस हुकूमत किया, 17 साल तेलुगु देशम हुकूमत की, पर आज का जो सेकुलरिज्म का दौर है वो लोग देख रहे हैं। आज जिस तरीके से तेलंगाना गुजर रहा है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। 65 साल के दौर में जो काम हुआ है ये 6 साल में उससे 10 गुना बढ़ के काम हुआ है। आज हमारी स्टेट पावर में सरप्लस स्टेट है। आज हमारी स्टेट घर घर पीने के पानी मिलने वाली स्टेट है। आज हमारी स्टेट के किसान हर जगह एग्रीकल्चर के अंदर कैनाल के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। कालेश्वरम जैसा बड़ा प्रोजेक्ट जो 15 साल में कंप्लीट करना है, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 3 साल में कंप्लीट करते हुए आज 50,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन को वेटलैंड बनाया गया है, पानी दिया जा रहा है। लोगों में एक भावना है कि आज हमें सही लीडर मिला है। केसीआर साहब को लोग बहुत प्यार करते हैं। लोग नौजवान अपने बाप की तरह प्यार करते हैं, बूढ़े लोग अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। कांग्रेस के कारगुजार सदर व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने बल्दी नताइज पर तबसरा करते हुए कहा कि बल्दी इंतखाबात में कामयाबी के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वुज़रा को ब्लैकमेल किया था। उन्होंने कहा कि बल्दी इंतखाबात में शिकस्त पर वुज़रा को काबीना से बरतरफ कर देने की धमकी दी गई थी, जिसके पेश नज़र तमाम वुज़रा ने दौलत और शराब का बेदरीग इस्तेमाल करते हुए अपने अपने हलकों में पार्टी उम्मीदवारों को कामयाबी दिलाई। रेवंत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर की धमकी के बाद तमाम वुज़रा ने पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए हर वो गलत रास्ता अपनाया। इस दौरान कांग्रेस कायदीन के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज करवाए और उन्हें धमकियां भी दी गईं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात में चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अवाम या राय दहिंदों पर भरोसा नहीं किया, कामयाबी के लिए दौलत, शराब, पुलिस और इंतखाबी ओहदेदारों पर भरोसा किया। 25 बल्दियात में टीआरएस को 50% वोट्स पर कामयाबी मिली। सिलसिला में तारक राव के खिलाफ 10 उम्मीदवार और गजवेल में चीफ मिनिस्टर केसीआर के खिलाफ 6 बागियों ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि अनकरीब रियासत में बरकी शरहों में इजाफा होने वाला है और मकानात के टैक्स में भी इजाफा किया जाएगा। टीआरएस की कामयाबी से अवाम पर टैक्स का बोझ आयद होने वाला है। బాధపడాలనో కూడా అర్థం కాని పరిస్థితి వచ్చింది. ఇక వాళ్ళ ఉత్సాహం ఎట్లుందంటే ఒక టీవీ ఆయన పెట్టి ఇంత నిలువెత్తు కటౌట్ పెట్టాయనది సరిలేరు నీకెవరని ఒక ఆయన, ఇంకొక ఆయన పోటీ పడి సరిలేరు కారుకెవరని ఇంకొక ఆయన. అసలు భాషా భాషాంతరాలు ఎన్ని రోజుల నుంచి రిహార్సల్స్ పెళ్లిళ్ళల్లో సంగీత పార్టీలకు ఒక 15 రోజుల ముందు నుంచే రిహార్సల్స్ జరుగుతుంటాయి ఈ డాన్స్లకు పాటలకు వీటన్నిటికీ. మరి మీడియా న్యూస్ రూమ్లలో ఎన్ని రోజుల నుంచి రిహార్సల్స్ చేసారో మా మిత్రులు నాకైతే తెలియదు, కానీ ఉదయం నుంచి చూస్తున్నా అసలు డబ్బాలు తెరవకముందే గెలిచిపోయినట్టు అని బ్రేకింగ్ చేస్తారు. నేను ఆ మీడియా మిత్రులకు కూడా ఫోన్ చేసి చెప్పిన బోడిగుండు కూడా లేవలేదా ఇంతవరకు, మీరు అప్పుడే గెలిచినట్టు ఎత్తురు, ఏంది స్వామి ఇంత అన్యాయంగా ఉంటుందా అని. ఇక మాకేం చేస్తాం సార్, మా కష్టాలు మాకు ఉంటాయి అని చెప్పి మధ్యాహ్నం వరకు ఇప్పటికి కూడా ఆ మీడియా మిత్రులకు నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఇప్పటికి కూడా టీఆర్ఎస్కు మెజార్టీ రాలే, బోడుపల్ల ప్రతిపక్షాలకు మెజార్టీ ఉంది. అంటే ఎన్నికల ఫలితాలు సంపూర్ణంగా వచ్చినా కూడా బోడుపల్ల టీఆర్ఎస్కు మెజార్టీ లేదు, టీఆర్ఎస్ గెలవలే బోడుపల్ల.
కానీ పొద్దుగాల 8 గంటలకే బోడుపల్లి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ టీఆర్ఎస్ గెలిచిపోయిందని బ్రేకింగ్ వేసి రోజంతా నడిపిరు. ఇప్పుడు కూడా అందులో అదే ఖాతాలు రాశారు. అంటే ఈ క్షణానికి 28కి 28 డివిజన్లలో కార్పొరేటర్ ఫలితాల తర్వాత కూడా టీఆర్ఎస్కు మెజారిటీ లేదు. మీరు ఉదయం 9 గంటలకే మీడియా మిత్రులు టీఆర్ఎస్ గెలిచిపోయినట్టు బోడుపల్లి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో అని మీరు బ్రేకింగ్ న్యూస్ వేస్తుండ్రంటే అసలు ఏ రకంగా మీడియా ముందుకెళ్తుందో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. నేను ఇది ఆవేదనతో बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने बल्दी नताइज पर तबसरा करते हुए कहा कि बीजेपी ने 85% बल्दियात पर तनहा मुकाबला किया, यही बीजेपी की बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि बल्दी इंतखाबात में टीआरएस ने दौलत और शराब के बल पर कामयाबी हासिल करने की कोशिश की। इसके बावजूद 30 बल्दियात में टीआरएस का मुजाहरा नाक़िस रहा। उन्होंने कहा कि टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म नस्क तारक रामाराव अपने हल्के इंतखाब सिलसिला में बीजेपी की कामयाबी को रोक नहीं सके। वहां 10 आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि अब तक केटीआर बीजेपी के रियासत से लापता हो जाने के दावे कर रहे थे। लक्ष्मण ने वजीर मौसूफ से कहा कि वो निज़ामबाद, सिलसिला, आमंगल और दीगर बल्दियात में दीगर बल्दियात में बीजेपी को देखें। उन्होंने कहा कि 30 बल्दियात में टीआरएस को अक्सरियत हासिल नहीं हुई। लक्ष्मण ने कहा कि बल्दी इंतखाबात के नताइज तारक रामाराव के मुंह पर तमाचा हैं। उन्होंने कहा कि गदवाल, निज़ामबाद, भैंसा के दौरे करने पर तारक रामाराव को पता चलेगा कि बीजेपी कहाँ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए नताइज बेहतर आए। पार्लिमानी इंतखाबात के मुकाबले बीजेपी के लिए नताइज हौसला अफजा रहे। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र के हल्के में बीजेपी के 4 उम्मीदवारों को कामयाबी मिली। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी एक तामीरी ताकत के तौर पर उभर रही है और ये नताइज बीजेपी के मुस्तकबिल का तयन करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अगरचे के ज़्यादा से ज़्यादा सुदूर नशीन बल्दिया पर कब्जा होने के मौक़िफ़ में नहीं है, लेकिन उसे ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड्स पर कामयाबी मिली है। लक्ष्मण ने इस यकीन का इजहार किया कि 2023 के असम्बली इंतखाबात में तेलंगाना में बीजेपी का झंडा लहराएगा। అది పద్ధతి కాదు. బేగ పడ ఎలక్షన్స్ అంటున్నారు. yes మరి ఎలక్షన్ కమిషన్ డబ్బులు పంచిపెట్టడం తప్పలేదని చెప్తే మీరు అది ఎట్లా అంటారు? ఎట్లా ఎలక్షన్ కమిషన్ డబ్బులు పంచిపెడితే బుక్ చేసే అవకాశం లేదని ఎలక్షన్ కమిషన్ చెప్తున్నప్పుడు మీరు ఎక్స్పెన్సివ్ అని ఎట్లా అంటారు? ఐ డిడ్ంట్ గట్ యువర్ పాయింట్. ఎలక్షన్ కమిషన్ పంచమని చెప్పింది. ఓటుకు 20,000 10,000 గివింగ్ మనీ ఇస్ నాట్ ఎ క్రైమ్ అని అన్నారు కదా. అదే అంటున్నా. మరి ఎన్నికల కమిషన్ అట్లా తీసుకుంటే చర్యలు ఎక్కడో తీసుకోవాలి కదా. అదే పరిస్థితి అయితే అని ఆర్ యూ నాట్ ఫీలింగ్ దిస్ ఎలక్షన్ ఇస్ అన్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఎలక్షన్ అని? ద మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఎలక్షన్ ఇన్ ద కంట్రీ ఎవర్ హెల్డ్. ఇదే పరిస్థితి అయితే సామాన్యుడు ఎవరు ప్రజాసేవ కోసం వచ్చేవాళ్ళు ఎన్నికల్లో కరులు కాదు, కోర్టు పరుగులెత్తినవాడు, అక్రమంగా సంపాదించినవాడు, పీపుల్ హ్యావ్ మేడ్ మనీ, బ్లాక్ మనీ, అక్రమ మార్గాల ద్వారా దండుకున్న డబ్బును ఖర్చు పెట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్గా దోచుకునే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇవాళ ₹1 ఎంత ఖర్చు పెట్టాడు వాటిలో? వాడు ఒప్పుకుంటాడా రేపు? ఆ 2 కోట్ల 3 కోట్ల సంపాదించే మార్గాలు చూడడా? మంత్రి బెదిరించడం ఏంటి? మీ ఎవరికైతే తెలుస్తుంది, జాగ్రత్త. వాట్ డస్ ఇట్ ఇండికేట్? యూ హ్యావ్ నాట్ సీన్ ద పేపర్స్. వాట్ ఈస్ దట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ హెస్ డన్ ఫర్ ఇట్? In the name of religion, రెచ్చగొడతా ఉంటుంది ఎంఐఎం. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डबीरपुरा बल्दी डिवीजन के ज़मनी इंतखाब में मजलिसी उम्मीदवार मीर बासित अली ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए तमाम उम्मीदवारों की जमानतें जब्त करा दी। इस हल्के में 13,689 की पोलिंग हुई, जिनमें 13,400 वोट कारकर्द यानी वैलिड करार दिए गए, जिसमें मजलिसी उम्मीदवार मीर बासित अली ने 10,465 वोट हासिल किए। इस तरह उन्होंने 9,240 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, जबकि मीर अखिल आफंदी को 1,225, मिर्ज़ा अस्कर अली बेग को 950, मोहम्मद अहमद को 147, रज़ा अली मिर्ज़ा को 620 वोट हासिल हुए। 2015 के जीएचएमसी इंतखाबात में इस हल्के से रियाजुल हसन आफंदी मुंतखब हुए थे। बाद रियाजुल हसन आफंदी तेलंगाना कानून साज काउंसिल के लिए मुंतखब हुए, जिसके बाद डबीरपुरा बल्दी हल्का मखलुआ हो गया था, जहां 22 जनवरी को रायदही हुई थी।
रियासती हुकूमत की जानिब से नेशनल वोटर्स डे का शानदार एहतमाम किया गया। रविंद्र भारती में मुनक़िद इस तकरीब में गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने जोर दिया कि अवाम को अपने वोट की ताकत का एहसास होना चाहिए और इंतखाबात में उन्हें सही उम्मीदवारों को चुनना चाहिए ताकि उनका मुस्तकबिल महफूज रह सके। Very good morning, everybody. Thank you. My respects to Sri V. Nagi Reddy IAS, the retired State Election Commissioner, Telangana. I really appreciate your words, sir. Actually, you told the most powerful persons in the democracy of India are not the political parties, but the voters, the people. I really endorse those words. So, the most powerful people are not sitting on the dais. The most powerful people are sitting on the audience, that is yourself. And Sri Dr. Ranjit Kumar, IAS, Chief Election Officer, Telangana. Really, I appreciate him because today, not only the pre-Republic Day, not only the Voters' Day, he has successfully conducted the local body elections for which the results are coming out today. So, as it is said, without any re-polling, and you have conducted it, and my appreciations to that, and my respects to Sri Lokesh Kumar IAS, Commissioner, GHMC, District Election Officer, Hyderabad, and my respects to my husband, Dr. Soundararajan, and my respects to all the award winners, and as I already told, my respects to the most powerful people in the audience, that is you, and the future voters who are sitting there with jubilant mood. And on the National Voters Day, आंध्र प्रदेश काबीना का इजलास 27 जनवरी को वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी की जेर सदारत मुनक्किद होगा, जिसमें कानून साज काउंसिल को बर्खास्त करने के मसले पर फैसला किया जा सकता है। इसी रोज़ असेंबली सेशन की तौसी भी की जाएगी, जिसमें सियासी लीडरान काउंसिल को तहलील करने के मसले पर मबाहिस में हिस्सा लेंगे। पहले ही वज़ीर आला जगन ने इस मसले पर असेंबली में बयान दिया है। वाज़ेह रहे कि रियासत के 3 दारुल हुकूमतों के क़याम के मसले पर असेंबली में बिल की मंजूरी के बाद कानून साज काउंसिल में इस बिल को मंजूर नहीं करवाया जा सका, जहां अपोजिशन तेलुगु देशम की अक्सरियत है। काउंसिल के सदर नशीन मोहम्मद शरीफ ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी से रुजू कर दिया। अब हुकूमत चाहती है कि कानून साज काउंसिल को ही तहलील कर दिया जाए। दारुल हुकूमत के तौर पर अमरावती को ही बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए आंध्र प्रदेश के अमरावती के किसानों और खवातीन का एहतजाज 39वें दिन में दाखिल हो गया। खवातीन ने वेंकना कुंडकू मंडम से वेलगापोडी तक पदयात्रा की। दारुल हुकूमत के इलाके तुल्लुवुर और दीगर देहातों से किसानों, ज़राई मजदूरों ने बड़े पैमाने पर इस यात्रा में हिस्सा लिया और हुकूमत पर जोर दिया कि वह अमरावती को ही दारुल हुकूमत के तौर पर बरकरार रखे। इन किसानों के हाथों में परचम थे और वह मुखालिफ हुकूमत नारेबाजी कर रहे थे। अपने मुतालबे की हिमायत में किसानों ने बाजा भी बजाया और मुख्तलिफ गीत भी सड़कों पर गाए। किसानों ने मुतालबा किया कि 3 दारुल हुकूमतों की तजावीज़ से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार की जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। किसानों ने इल्ज़ाम लगाया कि 3 दारुल हुकूमतों के ऐलान के ज़रिए वज़ीर आला रियासत को तकसीम कर रहे हैं। किसानों ने मुतालबा किया कि हुकूमत अपने इस कदम को फौरी तौर पर वापस ले। इस एहतजाज के मौक़िफ़ पर मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। करीमनगर के मज़ाफ़ात में वाक़े SRSP केनाल में कार के गिर जाने से शोहर और बीवी हलाक हो गए। ये वाक़या हफ्ते की शाम पेश आया। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर ईनाडू ऑफिस के करीब वाक़े केनाल के पास मछली फ़रोख्त हो रही थी। पेदपल्ली ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीनिवास अपनी बीवी सरोपा के साथ हैदराबाद से करीमनगर वापस हो रहे थे कि उन्होंने मछली खरीदने की गर्ज से केनाल के पास अपनी कार रोक दी। इस दौरान कार पार्किंग के लिए श्रीनिवास ने कार को पीछे लिया। इत्तेफाकी तौर पर कार केनाल में गिर पड़ी। पानी के बहाव से कार आधा किलोमीटर केनाल में बह गई। वहां मौजूद मछेरों ने कार और नाशों को बाहर निकाला।
అంటే లోకల్ ఉండరు వాళ్ళు తీసినట్టు కదా వాళ్ళు. ఏమో ఇక మనకి తెలియదు. सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने जमहूरियत के लिए हुक्मरान और अपोजिशन दोनों फरीकों को अहम करार देते हुए अवाम खास तौर पर नौजवानों को बाबा कौम महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद के मंत्र को हमेशा याद रखने की तलकीन की। कोविंद ने 71वें यौम जमहूरिया से कबल की शाम हफ्ते को कौम के नाम पैगाम में कहा कि किसी मकसद के लिए जद्दोजहद करने वाले ख़ास तौर पर नौजवानों को महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद के मंत्र को हमेशा याद रखना चाहिए, जो इंसानियत को उनका कीमती तोहफा है। कोई भी काम मुनासिब है या नामुनासिब ये तय करने के लिए गांधी जी की इंसानी फलाह बहबूद की कसौटी जमहूरियत पर भी नाफिज होती है। उन्होंने कहा कि कौम की तामीर के लिए गांधी जी के नज़रियात आज भी पूरी तरह अहमियत के हामिल हैं। गांधी जी के सच और अदम तशद्दुद के पैगाम पर गौर व फिक्र हमारे रोज़मर्रा के कामों का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आइन ने शहरियों को कुछ हुकूक दिए हैं, लेकिन उसके तहत हम सब ने ये जिम्मेदारी ली है कि हम इंसाफ, आज़ादी, मसावत और भाईचारे के असल जमहूरी इक़दार के तईं हमेशा अहदबंद रहें। मुल्क की मुसलसिल तरक्की और भाईचारे के लिए यही सबसे बेहतरीन रास्ता है। कोविंद ने जमहूरियत में हुक्मरान और अपोजिशन दोनों फरीकों को अहम करार देते हुए कहा कि सियासी नज़रियात और इजहार राय की आज़ादी के साथ साथ मुल्क की मजमूई तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए दोनों को मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम 21वीं सदी की तीसरी दहाई में दाखिल हो चुके हैं, जो नए हिंदुस्तान की तामीर और नए नस्ल के उभरने की दहाई होने जा रही है। वक्त गुजरने के साथ मुल्क के मुजाहिदे आज़ादी आहिस्ता आहिस्ता बिछड़ते जा रहे हैं, लेकिन तहरीक आज़ादी के नज़्बुलैन मुसलसिल मौजूद रहेंगे। टेक्नोलॉजी में हुई तरक्की की वजह से नौजवानों को वसी मालूमात हासिल हैं और उनमें खुद एतमादी भी ज़्यादा है। इन नौजवानों में उभरते हुए नए हिंदुस्तान की झलक नज़र आती है। सदर जमहूरिया ने इसी बरस टोक्यो में होने वाले ओलंपिक का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे खिलाड़ियों और एथलीटों की नई नस्ल ने हालिया बरसों में कई स्पोर्ट्स टूर्नामेंटों में मुल्क का नाम बुलंद किया है। ओलंपिक 2020 के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स में हिंदुस्तानी दस्ते के साथ मुल्क के करोड़ों शहरियों की नेक ख्वाहिशात और हिमायत की ताकत मौजूद रहेगी। गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध होने से सामान्य परिवारों के इलाज पर होने वाले खर्च में कमी आई है। प्यारे देशवासियों, प्राचीन काल में ही एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला नालंदा और तक्षशिला के महान विश्वविद्यालयों में रखी जा चुकी थी। भारत में सदैव ज्ञान को शक्ति, प्रसिद्धि या धन से अधिक मूल्यवान माना जाता है। शैक्षिक संस्थाओं को भारतीय परंपरा में ज्ञान अर्जित करने का स्थान अर्थात विद्या का मंदिर माना जाता है। लंबे समय तक औपनिवेशिक शासन के कारण आई विपन्नता को दूर करने में शिक्षा ही सशक्तिकरण के एक प्रभावी माध्यम के रूप में उभरी है। हमारी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के आधार का निर्माण आज़ादी के तुरंत बाद के दौर में प्रारंभ हुआ था। तब वादिया कश्मीर में हफ्ते के रोज़ 174 दिनों के बाद महदूद और मशरूत 2G रफ्तार वाली मोबाइल इंटरनेट खिदमात बहाल कर दी गई। मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज की रफ्तार इंतहाई सुस्त होने पर लोगों ने बताया कि मोबाइल इंटरनेट 2G रफ्तार पर चलने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला है। जम्मू कश्मीर हुकूमत के महकमे दाखिला की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि वादिया कश्मीर में 25 जनवरी से 2G रफ्तार वाली इंटरनेट सर्विसेज बहाल होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि सारिफिन को वाइट लिस्टेड वेबसाइट्स तक ही रसाई मुमकिन होगी और वादी में सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर पाबंदी मुसलसिल आयद रहेगी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि माह रवान की 14 और 18 तारीख को जारी मवासिलाती निज़ाम की बहाली के मुतालिक हिदायत के पेश नज़र सिक्योरिटी एजेंसियों को अब तक कोई मनफी रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। ताहम उन्होंने वादी में इंटरनेट खिदमात के गलत इस्तेमाल से मिली मिलिटेंसी से मुतालिक सरगर्मियों के फ़रोग, इश्तियाल अंगेज़ मवाद की तशहीर जो जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी और अमनो क़ानून के लिए ज़रूरी ज़रर रसा है के खदशात जाहिर किए। CAA और NRC के हवाले से पूरे मुल्क में एहतजाज जारी है और बीजेपी की मुश्किलात बढ़ती ही जा रही हैं। पार्टी ने इस मामले पर लोगों को आगाह करने की मुहिम भी चला रखी है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बीजेपी लीडर की उस वक्त चप्पल से पिटाई कर दी गई जब वो लोगों को CAA पर मालूमात देने के लिए गए थे।
जुमे के रोज बीजेपी लीडर का मुंह काला करने और चप्पल से पिटाई की वीडियो वायरल हो गई। ताहम वायरल वीडियो पर लीडर का कहना है कि ये वीडियो जाली है। खबल अजीम बीजेपी के अक़लियती तबके से वाबस्ता 90 लीडरान ने पार्टी को खैराबाद कह दिया था और उनमें इंदौर के रहनुमा भी शामिल हैं। मुताबिक बीजेपी लीडर लोगों को समझाने के लिए किसी के घर में गए थे। अचानक एक नौजवान ने बोतल भरी स्याही उनके मुंह पर उंडेल दी। इनायत ने जब नौजवानों को रोकना चाहा तो उसने अपनी चप्पल निकाली और वहीं मरम्मत शुरू कर दी। इसके बाद इनायत हुसैन वहां से भाग खड़े हुए। इसी असना में किसी ने इस पूरे वाकये की वीडियो शूट कर ली और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।